मेरा ये एक रहता है नज़रिया, ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज़ें उठाई और फ़िल्म बना के छोड़ दी। मैं उसमें सक्सेसफुल होता हूँ अगर बनाई वो चीज़ें उस लेवल तक गई, वो हिट होनी बड़ी ज़रूरी है, तो लोगों के पास जाना बड़ा ज़रूरी है। तो अभी ये गॉड ग्रेस है कि हमने जो किया वो पहुँचा भी वहाँ तक। आपको नहीं लगता कि जब आप टाइटल ऐसा देने लगते हैं तो आपको फील होता है कि मैंने ऐसा टाइटल दे दिया तो हो सकता है मेरी टारगेट ऑडियंस बिखर जाए? वो डाकू दा मुंडा भी उसी सीरीज में है कि हम लोगों ने कुछ डिफरेंट प्लान किया, तो डाकू दा मुंडा लेके आया तो लोगों ने पसंद किया, ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। वो एक ऐसी कहानी थी, मुझे लग रहा है कि बेसिकली वो मिंटू गुरसरिया जी का लाइफ स्केच है, उसकी बुक थी उनकी डाकू दा मुंडा। तो उनके पूरे मतलब जो उनके खानदान था, उनका जो मतलब जो लोग थे उनके, है ना, जो कुंबा उनका था, तो उनको बोला जाता था कि यार ये तो डाकुओं के लोग हैं, डाकू जी। खानदान के। तो उसकी वापसी ही है कि इतना आगे जाके मतलब जब से लगता है कि ये बंदा वापस नहीं आ पाएगा, वो कैसे कम बैक करता है ज़िंदगी में आके, तो वो लोगों को पसंद आई। देखिए शुरू में ऐसा नहीं होता कि आपको नाम कमाने के लिए आप इंडस्ट्री में आते हो। जी। पॉइंट ये होता है कि आप क्या कर सकते हो ये चीज़ों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी क्यों बन रही हैं फिल्में, तो जो होता है इंटरेस्ट शुरू में आपके अंदर होता है। वो एक मेन ये रीज़न था कि मैं इस लाइन में आया। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। अगर हम बात करें पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर आपने काफी तरह की ऐसी मूवीज देखी होंगी जो कॉमेडी बेस्ड हैं, सिटकॉम है या फिर एनआरआई बेस्ड है। लेकिन जिस शख्स से आज मैं आपको मिलवाने वाली हूं, उन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री को एक नया अंदाज दिया अपनी डायरेक्शन से। चाहे वो ह्यूमन राइट्स की बात हो, चाहे वो युवाओं को उनके हक के बारे में बताने की बात हो, या फिर उनको सचेत करने की बात हो कि उनको अपनी जिंदगी को किस तरह से नई राह पर लेके जाना है। तो आइए आज हम बात करते हैं मनदीप बेनीपाल से। जी हाँ, जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने डायरेक्टर हैं, और आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं। मनदीप बेनीपाल जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू जी, थैंक यू। आप हमें ये बताइए कि जैसे आपकी फिल्म इंडस्ट्री में काफी जो है आप पहचान बन चुकी है, तो बात अगर हम आपकी शुरुआत की करें, तो ऐसी कौन सी चीज थी जो जिसने आपके मन में ये इंटरेस्ट डेवलप किया कि यस आपको कुछ इस इंडस्ट्री में कुछ अपना नाम कमाना है, कुछ करना है? देखिए शुरू में ऐसा नहीं होता कि आपको नाम कमाने के लिए आप इंडस्ट्री में आते हो। जी। पॉइंट ये होता है कि आप क्या कर सकते हो ये चीज़ों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा इंटरेस्ट था शुरू में फ़िल्म डायरेक्शन में आने का। मुझे लग रहा था कि जो फ़िल्में बन रही हैं, तो इससे बेटर फ़िल्में बननी चाहिए। तो ये एक मुझे ये जो था, तो कॉलेज डेज़ से ही मैं इसलिए था, मुझे लग रहा था कि नहीं यार इससे बेटर फ़िल्में हो सकती हैं, ऐसी क्यों बन रही हैं फ़िल्में। जी। तो जो होता है इंटरेस्ट शुरू में आपके अंदर होता है। वो एक मेन ये रीज़न था कि मैं इस लाइन में आया। तो अंदर से ही कुछ होता है ना, आवाज़ आती है आपको कि आप ये कर सकते हो, तो वैसा था। बिल्कुल। जर्नी अच्छी रही, मतलब शुरू में जैसे होता है कि आप वो प्रोसीजर सेम है कि आप पहले सीखते हो, कोर्स करना चाहिए आपको, जो पढ़ाई है पूरी करके आनी चाहिए, वो सब कुछ मैंने किया। उसके बाद फिर जैसे डायरेक्शन के लिए आपको एडी बनना पड़ता है, असिस्टेंट डायरेक्टर की वो एक जर्नी होती है, तो उसी में से निकलते हो आप। तो मेरा था वो सारा प्रोसीजर 7-8 साल का। फिर बॉम्बे में 12-13 साल रहा मैं, तो वहाँ से फिल्में की, एज एन एडी फिल्में की, तो फिर उस हिसाब से ही फिर आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। एकम वाज द माई फर्स्ट मूवी जो मैंने एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फर्स्ट फिल्म की, वो एकम थी बब्बू मान जी की। जी। तो उसके बाद फिर साडा हक फिर आगे चलता रहा ये चलता रहा, ऐसा। कारवां जी चलता रहा। जी जी। अच्छा, कुछ ऐसा होता है, कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ हमारे जो है इंस्पिरेशनल जो है हमारे लोग होते हैं, या फिर हमारे कह सकते हैं कि कुछ ऐसे जो हमारे राह चलते ही हमें कुछ मोटिवेशन दे जाते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ कि जिनसे आपने मोटिवेशन ली और आप इस इंडस्ट्री में आए, आपको भी लगा कि यस मुझे भी ऐसा कुछ करना है, कर गुजरना है ऐसा ये कुछ? श्योर, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं, किसी ना किसी का काम आपको बहुत पसंद आता है, जी। यार ये लोग बड़ा अच्छा करते हैं, बाकी ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं ना। हम्म। तो वो मेरी नज़र में थे, जैसे मैंने शुरू में मिस्टर मनोज पुंज जी के साथ काम किया, लेट मिस्टर पुंज जो आजकल आज हमारे साथ नहीं है, उनकी बड़ी कमाल की फिल्में थी। वो बहुत ज़बरदस्त काम करने वाले थे आगे भी, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो इससे पहले फिर मिस्टर चित्रार थे जिन्होंने मतलब चंद परदेसी जैसी फिल्में बनाई। तो मुझे आई वॉज़ वेरी लकी कि मुझे इन दोनों के साथ काम करने का मौका मिला बॉम्बे में। तो बहुत सारी फिल्में हमने इनके साथ की एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो ये लोग मेरे पर्सनल फेवरेट रहे हैं शुरू से, उन्होंने बहुत कमाल का काम किया हुआ। तो मतलब ऐसे ऐसे जर्नी चलती रही। जी। राइट। अच्छा, ये जो मूवी है, जैसे आपने कहा कि पहली आपकी जो डायरेक्टोरल डेब्यू रहा है वो एकम मूवी के साथ आपने किया है, तो अ, इस तरह के मुद्दे आपको किस तरह से प्रेरित करते हैं? क्या आप कई बार होता है कि हम कॉलेज टाइम में या फिर कुछ जब हम यंगस्टर होते हैं
उस टाइम पे हम अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि ऐसे राइट्स हमें हमारे आसपास के लोगों को क्यों नहीं पता, हमारे अपने बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं या ह्यूमन राइट्स हैं। तो उस तरह से आप प्रेरित होकर आपने आगे अपनी मूवीज़ को वही रुख दिया, क्योंकि देखा जाए तो पंजाबी इंडस्ट्री जो है बेसिकली एंटरटेनमेंट बेस्ड है, या कॉमेडी हो गई या फिर और कुछ ऐसे हल्के-फुल्के जो है टॉपिक लेके जो है मूवीज़ बनाई जाती हैं। तो जी। आपके जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही प्रेरित करते हैं लोगों को, और काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से भी है कि जब ऑडियंस उठ के जाती होगी मूवी देखने के बाद, तो कहती होगी कि वाक़ई ये एक नॉलेजेबल चीज़ हमने जो है आज देखी है। मुझे लग रहा था कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बीइंग मेकर। तो अगर हम कुछ चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं तो मेरे लिए सिनेमा सिर्फ हंसी मजाक नहीं है, उससे कोई बढ़कर चीज़ें हैं। तो शुरू में ऐसे ही हुई, जैसे एकम हमने बनाई उसमें बड़ी सारी मुद्दे थे, किसानी का मुद्दा हमने उठाया कि जो आज जो हमारी जो किसान मूवमेंट बनी, तो अगर आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो चीज़ें हमने फिल्मों में बोली हुई हैं कि एक सरकार हमारे ऊपर कानून लागू करके ऐसे हमें क्यों ज़मीनें छीन रही है हमारी, या जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब जो फर्टिलाइज फील्ड है, जो खेती है, तो उसमें ये क्या कानून है कि वो आपकी ज़मीन हमें दे दो, बीच में सड़क निकालेंगे हम, तो बहुत सारी चीज़ें मुद्दे उसमें भी हमने उठाए थे। तो आई एम ग्रेट थैंकफुल टू दैट पीपल जिन्होंने ये फिल्में लिखी हैं। तो मिस्टर तरलोचन है, मास्टर तरलोचन, जिन्होंने फिल्में लिखी हैं, हशर भी उन्होंने लिखी थी, एकम भी लिखी है। तो ये देखो, ये कारवां बनता के जैसे आपने बोला है, तो आई वॉज वेरी लकी कि मैं शुरू से इन लोगों के साथ काम किया मैंने, चाहे बिकॉज दैट टाइम उससे पहले बब्बू जी ने हशर बनाई थी। तो हशर बेसिकली इट्स अ रोमांटिक फिल्म, माना ऐसा था। तो लेकिन उसके बाद उनके माइंड में ये था कि मनदीप हमने कुछ मुद्दों वाली बात करनी है, कुछ डिफरेंट चीज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट उन्होंने चूज़ किया कि यार ऐसा कुछ करना है। तो फिर बाद में हमारे साथ मास्टर जी जुड़ गए, तलोचन जी राइटर थे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप होती गई। उसके बाद जो साडा हक की आप बात कर रहे हो, तो साडा हक तो वो एक ऐसा मुद्दा है जो पंजाब का हम बात करते हैं, जिसको हम टेररिज्म का नाम भी देते हैं, या मतलब हमारा ऐसा कुछ हुआ पंजाब का जो बैड पैच हम उसको बोलते हैं कि रहा। तो लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें सही नहीं हुई, बहुत सारा गलत भी कुछ हुआ। तो उसके ऊपर एक चर्चा थी हमारी कि जो जिन लोगों ने मतलब सो कॉल्ड ये किया, एक एक है जो लोग ये बोल रहे हैं कि वो बंदे गलत थे जिन लोगों ने मिलके मतलब अटैक किया या जो किया। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥੀ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। एक कौम के लिए वो हीरोज़ भी हैं। तो वो एक बड़ी मूवमेंट थी जिसके ऊपर हमने काम किया। तो मतलब ये चीज़ें हैं हमने उठाई हैं, और मेरा ये एक रहता है नज़रिया, ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज़ें उठाई और फिल्म बना के छोड़ दी। मैं उसमें सक्सेसफुल होता हूँ अगर बनाई वो चीज़ें उस लेवल तक गई, वो हिट होनी बड़ी ज़रूरी है, तो लोगों के पास जाना बड़ा ज़रूरी है। तो अभी ये गॉड ग्रेस है कि हमने जो किया वो पहुंचा भी वहाँ तक। जी बिल्कुल, जो मुद्दे उठाए जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि फिल्में ही जो हैं आईना है समाज का, तो जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो पहुंचने भी चाहिए लोगों तक, और उस तरह से किस तरह से पहुंचते हैं। पर कई बार बेनीपाल जी ऐसा भी होता है कि उन मुद्दों को रोका जाता है किसी ना किसी इंटेंशन की वजह से, मोटिव की वजह से। तो जैसे आप साडा हक की अगर बात करें तो उस पे भी कई बार बैन लगने की कोशिश की गई। तो किस तरह से वो फेज आपने कैसे उसको आपने पार किया, और किस तरह से आपने उस मूवी को रिलीज करने के लिए अपनी जो है हिम्मत जुटाई, नहीं वो बताइए देखिए, कुछ। थैंक्स टू प्रोड्यूसर्स बैन लग गया था पिक्चर को। मुझे अभी तक याद है कि उस वक्त हम प्रीमियर कर रहे थे फिल्म का चंडीगढ़ में। तो जैसे ही मैं प्रीमियर फिल्म देख के बाहर हम लोग आए, तो ये न्यूज़ आ रही थी कि हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाय द टाइम जैसे ही मैं प्रीमियर के बाहर आया, प्रेस ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा कि आपकी पिक्चर बैन कर दी, आप क्या सोच रहे हो। मैं क्या, मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट अवेयर इट। तो लेकिन मुझे मैसेज आया फिर बाद में कि पिक्चर गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने बैन की है। तो लेकिन दैट टाइम हमारी कुछ प्लानिंग्स हो गई थी रिलीज को लेके, हम तो रिलीज कर रहे थे। तो फिर यही था कि हम इंडिया में रिलीज नहीं कर सकते, पंजाब में रिलीज नहीं करेंगे, लेकिन ओवरसीज में की। तो बट है कि ओवरसीज में इतना अच्छा रिस्पॉन्स इस पिक्चर को मिला, इतनी बड़ी हिट वहाँ हुई, तो हमारी यहाँ स्ट्रगल थी। तो कोर्ट में हम लोग गए, तो वो एक फाइट की, 1 महीना 1.5 महीना फाइट चली, तो हम लोग विन किया, तो वो फिल्म वापस से रिलीज हुई। जी बिल्कुल। बहुत बहुत एक मेहनत के साथ जो है, जब सारी टीम मिलके काम करती है तो और उसका कुछ अच्छा जो है रिजल्ट निकले, तो ये सारी टीम का ही एक तरह से एक एफर्ट होता है, और उसी का जो है शुक्रगुजार होते हैं हम। तो अगर हम बात करें आपकी, और जैसे आपने डाकुओं दा मुंडा, इस तरह के कुछ नाम से, ऐसे ऐसे टाइटल से आपने जो है मूवीज बनाई है कि सुन के लगता है कि जरूर इसमें मारपीट होगी या कुछ ऐसा जो है धुरंधर एक्शन होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि टारगेट ऑडियंस जो है वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है, उनको लगता है कि टाइटल ऐसा है, तो कुछ कुछ लोग जो हैं वो लाइट मूवी या लाइट एंटरटेनमेंट देखना पसंद करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब आप टाइटल ऐसा देने लगते हैं तो आपको फील होता है कि मैंने ऐसा टाइटल दे दिया तो हो सकता है मेरी टारगेट ऑडियंस बिखर जाए?
तो ऐसा कुछ कोई मुद्दा कभी देखने को मिला हो या आपको लगा हो कि मेरी टारगेट ऑडियंस जो है वो बिखर गई है, डिस्ट्रैक्टेड हो गई है और शायद? मुझे ऐसा लगता है, देखो, हर फिल्म बनती है, हम्म। कॉमेडी देखने वाले कॉमेडी देखते हैं, वो बनती हैं, वो आज भी बन रही हैं पिक्चरें, है ना। कैरी ऑन जट्टा भी आ रही है, जी इतनी बड़ी हिट है हमारी पिक्चर, जी। तो मतलब पूरी टीम ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है वो, तो पहले भी हिट था, अब आगे आने वाली भी पिक्चर हिट होगी। दुनिया शरीफ बंदे दी नहीं है, हुण जे इस दुनिया च रहना है तो तरीका तो बदलना ही पड़ेगा। चाहिए वो डाकू दा मुंडा भी उसी सीरीज में है कि हम लोगों ने कुछ डिफरेंट प्लान किया, तो वो डाकू दा मुंडा लेके आया, तो लोगों ने पसंद किया, ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। वो एक ऐसी कहानी थी, मुझे लग रहा है कि बेसिकली वो मिंटू गुरसरिया जी का लाइफ स्केच है, उसकी बुक थी उनकी, डाकू दा मुंडा, जी तो उसके ऊपर बनाई थी हमने। मतलब वो अगर बात बड़ी अच्छी थी उसमें, वो तो उनके पूरे मतलब जो उनके खानदान था, उनका जो मतलब जो लोग थे उनके, है ना, जो कुंबा उनका था, तो उनको बोला जाता था कि यार ये तो डाकुओं के लोग हैं, डाकू जी खानदान के लोग हैं। मतलब ऐसा तो वो डाकू नहीं है, जी। पर क्या है कि वो ब्लैक करते थे, बॉर्डर के पार से नशा लाते थे और करते थे, वो सारा उसमें इन्वॉल्व थे। तो ऐसा बोला जाता था पहले, जो उनके दादा होंगे जो पुराने, कि ये तो इसलिए था वो डाकुआ दा मुंडा, मतलब उनका बेटा, जी तो जो कि आज नशे में पूरा गया हुआ है, तो कैसे उसकी वापसी, उसमें भी पॉजिटिव नोट रखा है हमने, हाँ जी। ऐसा नहीं था कि उसी की बेस्ट पिक्चर कर दी हमने, तो उसकी वापसी ही है कि इतना आगे जाके, मतलब जब से लगता है कि ये बंदा वापस नहीं आ पाएगा, वो कैसे कम बैक करता है ज़िंदगी में आके, तो वो लोगों को पसंद आई पिक्चर यार। जी, बहुत खूब। बेनीपाल जी, एक और सवाल है मन में कि जब हम कोई मूवी करते हैं और सोचते हैं कि हमें इस डायरेक्शन में जो है, इस कास्ट में किस तरह के लोगों को लेना है, कैसे लेना है, तो बात अगर देव खरोल की जाए तो आप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ये बात है कि जोड़ी बन चुकी है आप दोनों की, डायरेक्टर और एक्टर की। तो बल्कि आपकी अपकमिंग मूवी भी जो है, आप जो आपके आगे जो फ्यूचर वर्क है, वो भी उनके साथ ही आप कर रहे हैं। तो ये एक आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये जो है आपकी केमिस्ट्री सेटअप हो गई है, या फिर आपको लगता है कि वो इतना बखूबी जो है किरदार प्ले कर देते हैं कि आपको आपका बस मन ये करता है कि बस उन्हीं को रखना है और मुझे किसी और के ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े? देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, मतलब एक्टर भी बहुत अच्छा है, वो इंसान भी बहुत अच्छा है, तो ट्यूनिंग भी है, सब चीज़ें मैटर कर जाती हैं। तो बट ऐसा नहीं है कि मतलब द ओनली देव की साथ ही फिल्में जा रही हैं, और भी कुछ प्लान्स बन रहे हैं हमारे। तो जैसे देव बहुत सारी फिल्में करता रहता, तो मैं भी ऐसे करता हूँ। तो क्या होता है कि एक फिल्म के लिए टाइम देना पड़ता है, तो बाय द टाइम मैं एक पिक्चर कंप्लीट करता हूँ, तो कहीं ना कहीं से आगे उसी के साथ स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत लंबा हो गया हमारा दौर, तो पर मुझे लग रहा है तब तक तो बड़ा अच्छा है कि तब तक हिट फिल्में हम लोग दे रहे हैं, तो हम देते रहेंगे, तो वो चल ही रहा है ना। तो अभी जैसे अभी रुतबा रिलीज़ करेंगे हम लोग, तो वो अप्रैल को रिलीज़ है, 14 अप्रैल को रिलीज़ हो। उसके बाद एक और पिक्चर हम प्लान कर रहे हैं, तो वो अंडरग्राउंड बंदे हैं, जो कि हम लोग लेके आएंगे उसको, मे बी ईयर एंड में लाएंगे या नेक्स्ट ईयर लेके आएंगे उसको, तो अभी उसकी पूरी प्लानिंग है। तो मतलब अभी इसको कंप्लीट किया मैंने, तो अभी उसके राइटिंग चल रही है, तो इसलिए प्रोसीजर ही इतना लंबा हो जाता, तो कहीं और जाने का मौका नहीं मिल रहा मुझे। जी, आपने अभी ये बात की कि और डायरेक्शन के अलावा कहीं और जाने का मन नहीं करता, पर कई बार आजकल जो ट्रेंड चल चल चुका है, लोग सोचते हैं कि चलो अगर सिंगिंग शुरू हो गई है तो चलो थोड़ा एक्टिंग में भी हाथ आजमा ले, या फिर चलो थोड़ा सा और डायरेक्शन प्रोडक्शन में भी हाथ आजमा ले। तो आपका कभी ध्यान नहीं जाता कि मैं भी कुछ और डायरेक्शन के अलावा कुछ और थोड़ा सा मैं भी अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाऊं, या फिर मैं भी कुछ सिंगिंग का दिखाऊं, कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे लग रहा है मैं बैक ऑफ द कैमरा ही ठीक हूँ, और कुछ नहीं करूँगा। बट ये है कि मतलब मैं राइटिंग में इन्वॉल्व होता हूँ ज़्यादा, है ना। तो बेशक मैं राइटिंग ना करूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि सुपरविजन करूँ, मैं एक एक चीज़ मेरे हिसाब से होती रहे। तो राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरा, जिसमें बहुत ज़्यादा मेरा टाइम चला जाता है। तो बहुत सारे लड़के हैं जो आज के यंग हैं, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, तो उनके साथ हम लोग काम करते हैं। तो बहुत बड़े राइटर्स के मैंने नहीं लिया, तो मुझे होता है कि काम अच्छा होना चाहिए, है ना, तो यंग टैलेंट को आना चाहिए। तो अभी जो हमने रुतबा की, उसमें भी बहुत नई टीम है। तो डाकू दा मुंडा 2 जो हमने की थी, उसमें नरेंद्र था, तो अभी अंडरग्राउंड बंदे में फिर से नरेंद्र के साथ कर रहे हैं। तो मतलब ये जो रुतबा अभी प्लान की हमने, जो रिलीज़ होगी, उसमें नई टीम है, नए राइटर हैं, तो इसलिए चलता रहता है ये। बेनीपाल जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है डायरेक्टर के लिए और एक्टर के लिए फैंस होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही वो फिल्म को बनाना होता है, हिट करवाना होता है, उन्हीं को फिल्म को जो है फ्लॉप करना होता है। तो कोई ऐसा आपके साथ कुछ किसी का बातचीत हुई हो, या कोई फैन आके उसने कहा हो कि मुझे आपकी फिल्म से जो मोटिवेशन मिली, या उसकी जिंदगी चेंज हो गई, कुछ ऐसा कोई एग्जाम्पल? वो मुझे लग रहा है डाकू दा मुंडा में बहुत बार हुआ ऐसा, बहुत सारे लोग मिले, बिकॉज वो एक
टाइम ही ऐसा था, पिक्चर इतनी बड़ी हिट हो गई तो वो लोग को बहुत हिट कर गई। तो उसमें जितने भी लोग थे ऐसे ऐसे, मतलब देव को और मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले कि जिन्होंने बोला कि सर पिक्चर देखने के बाद हमने नशा छोड़ दिया। पिक्चर देखने के बाद हमने मतलब अपनी लाइफ चेंज कर दी। ऐसी ऐसी लेडीज़ हमको मिली कि मतलब हम पूरे परिवार के साथ पिक्चर देख के आए हैं, हमारा तो घर में लड़का बैठा वो बड़ा बदल गया इस चीज़ को देख के। तो ये सीन बहुत बार मुझे मिला, मतलब उस पिक्चर का बहुत ऐसा बहुत असर बढ़िया। था। और मुझे लगता है कि एक जो आर्टिस्ट है उसके लिए सबसे बड़ा अवार्ड जो यही है, जब उनके खुद के जो है फैंस कुछ उनसे सीख कर, उनकी फिल्मों से सीख कर अपनी ज़िंदगी को बदल देते हैं और पॉजिटिवली वो किसी नई राह पे चल पड़ते हैं। और अगर नई राह की बात करें तो बेनीपाल जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब फिल्म इंडस्ट्री क्योंकि बहुत बूम कर रही है, अगर हम पंजाबी इंडस्ट्री की बात करें तो काफ़ी लोग जो हैं इस तरफ आने की, बहुत आर्टिस्ट हैं, चाहे किसी तरह के थिएटर आर्टिस्ट हो गए या फिर और भी हैं जिनका मन है कि वो कुछ करें इंडस्ट्री में, चाहे एक्टिंग को लेके, चाहे सिंगिंग को, किसी तरह से। तो आप कुछ उनको कोई डायरेक्शन, क्योंकि कई बार होता है कि डायरेक्शन सही नहीं मिलती कि किसको अप्रोच करना है या किस तरह से जो है अपनी जो है अपना एक तरह से वैल्यू क्रिएट करनी है प्रोफेशनली। तो आप अगर उनको कुछ मैसेज दे सकें या फिर उनको बता सकें कि किस तरह से वो जो है अपनी इंडस्ट्री को एक हार्ड वर्क की तरह ले, ना कि शॉर्टकट्स की तरह। जी जी, देखिए उनके लिए मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि चाहे वो एक्टिंग लाइन वाले हों बंदे, चाहे टेक्निकल लोग हैं, जो भी है वो सीख के आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जनरली क्या होता है ना कि हम लोग एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। तो जैसे कोई एक्टर, उसको लग रहा है कि मैं एक्टिंग कर लूँगा, तो ये कर लूँगा वाला मामला थोड़ा सा डाउन कर देता है। फिर वो क्या होता है कि काम करते हैं तो उनको लग रहा है काम मिला नहीं आगे, और करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज उनको पता है। तो इसलिए बेसिक अपना पूरा करके आएँ, थिएटर करके आएँ, सीख के आएँ। तो और जो टेक्निकल जो बच्चे हैं, मुझे लग रहा है वो टेक्निकल पूरा अपना कोर्स वोर्स करके आए, पूरा जितने भी इंस्टीट्यूट सिखाते हैं, तो एटलीस्ट वो पॉलिश करते हैं, आपको बेसिक आपको सिखा के भेजते हैं, है ना। तो मैं भी जब बॉम्बे गया था तो इंस्टीट्यूट से पास आउट था मैं, मतलब ग्रेजुएशन के बाद मैंने मतलब वो कोर्स किया। तो उसके बाद मतलब तो ये बहुत बेसिक है, ये करना चाहिए। तो इसके बाद ही मुझे लग रहा है आपको फिर करना चाहिए काम आगे। फिर मुझे लग रहा है कि जैसे मुझे मिलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करते हैं, ऐसे एक्टर्स हो चाहे राइटर हो, तो मैं इजीली टाइम देता हूँ, मिलता हूँ, क्योंकि नया टैलेंट मिलता रहता है। मेरे तो फिल्में ही वैसी होती है कि मैं थिएटर आर्टिस्ट को बहुत मौके देता हूँ। तो क्योंकि जनरली 2-3 आर्टिस्ट मेन होते हैं, तो बाकी तो सारा महकमा जो है हमारा वो पूरा थिएटर वाले लोग होते हैं। तो इसलिए वो चीज़ें अच्छी हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब यही रास्ता है जो अगर वो अप्रोच करें तो मुझे लग रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने जो है हमारे दर्शकों को संदेश दिया है इस बारे में कि किस तरह से जो है मेहनत के साथ और एक सही डायरेक्शन के साथ जो है वो अगर प्रोफेशनली काम करे तो वाकई उनको जो है तरक्कियां हासिल ज़रूर होंगी। एक और चीज़ है जो एक ऐसा फेज़ आया था, दौर आया था इंडस्ट्री में, चाहे वो बॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, जब कोविड-19 ने इंडिया में अटैक किया था। उस टाइम जो है लोग डायरेक्शन को लेके या मूवीज़ को लेके या कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि एक नया दौर भी चल पड़ा था ओटीटी का। हाँ जी। और एक फेज ऐसा भी था कि जब मूवीज बनाना मुश्किल हो गया था, तो उस टाइम आपने किस तरह से कोप अप किया उस टाइम को और अपने जो है ये पैशन को? नहीं देखिए, वो तो मतलब इफेक्ट तो सभी पे ऊपर हुआ, चाहे वो जो भी हो, चाहे आर्टिस्ट हो चाहे टेक्निकल हो, क्योंकि काम एक बार रुक गया था, है ना। टेक्निकल काम बहुत रुका, मतलब फिल्में बनना बंद हो गई, है ना। इवन सारी बॉम्बे में भी ऐसा ही था। तो फिर भी क्या है कि उस वक्त राइटिंग हुई, यही हुआ, है ना। कुछ राइटिंग करते रहे, कुछ मीटिंग्स होती रही, बाद में थोड़ा जैसे ओपन अप हो गया था। तो लेकिन फिर भी हमारी इंडस्ट्री तो बहुत देर बाद खुली है, काम बहुत देर बाद हुआ है। तो फिर भी एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्री, अगर बात करें बॉलीवुड या, फिर भी पंजाबी इंडस्ट्री जल्दी खुल गई थी, तो यहाँ पे काम वगैरह शुरू हो गया था। तो लेकिन मतलब वो था पीरियड बहुत, हमें लग नहीं रहा था कि इतना लंबा वो जाएगा, बिकॉज मुझे लग रहा है कि उससे पहले हम लोग रैकी कर रहे थे, पिक्चर फ्लोर पे लेके जानी थी हमने। उसके बाद पता चला कि यार कोविड है और बहुत लंबा जाएगा, मतलब हमें नहीं पता था। थिएटर्स बंद हो गए, वो तो सोचा ही नहीं था कभी ऐसा हो जाएगा। यस। तो काफ़ी लंबा चला वो पार्ट। जी। अपने कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कीजिए। जैसे आपने कुछ बीच में जिक्र किया था रुतबा मूवी का, हाँ जी, तो हाँ जी। उसके बारे में कुछ हमें बताइए, हमारे हाँ जी, दर्शकों हाँ, को बताइए। श्योर। एक अभी हमने देव और प्रिंस के साथ फिल्म की है, रुतबा। वो 14 अप्रैल को रिलीज़ होगी। तो वो पोस्ट की स्टेज में है, मतलब डबिंग चालू कर रहे हैं हम लोग उसकी।
तो अभी वो पोस्ट का वर्क चलेगा बॉम्बे में, तो रिलीज़ करेंगे उसको। एक ये प्रोजेक्ट है। तो एक देव के साथ हम लोग और प्लान कर रहे हैं, जैसे अंडरग्राउंड बंदे उसका टाइटल है, तो वो आएगा प्रोजेक्ट में भी ईयर एंड और में भी नेक्स्ट ईयर उसको रिलीज़ करेंगे। तो ये 2 प्रोजेक्ट फिलहाल काम कर रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल। कुछ रुतबा मूवी में अगर आप दर्शकों के साथ कुछ उनकी क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा हाँ। आप पैप अप कर सके, तो कुछ नए अंदाज में क्या लेकर आ रहे हैं आप रुतबा में? हाँ, मतलब पहले बहुत सारी फिल्में हमने की हैं जैसे, तो ये क्योंकि मेरा ना ये कंसर्न भी रहता है कि जिस आर्टिस्ट के साथ मैं फिल्म करूँ वो और उनकी कौन सी फिल्में आ रही हैं, तो ये बहुत मैटर करता है। तो क्या होता है कि उसकी लुक वुक चेंज हो थोड़ी सी, हमारी फिल्म अलग लगे लोगों से, तो इसलिए हम लोग बात करते हैं एटलीस्ट उसकी लुक पे भी वर्क कम करते हैं कि उसकी लुक कैसी रखी जाएगी, है ना, तो ये पोस्टर कैसा डिज़ाइन होगा पिक्चर में, और आर्टिस्ट कौन से होंगे, तो इस पर वर्क होता है पूरा। तो अभी जितनी भी फिल्में देव के साथ स्पेशली आई हैं, तो ये उसमें से बिल्कुल हट के फिल्म होगी। ये इस बार हम एक मर्डर मिस्ट्री प्लान कर रहे हैं, तो मर्डर मिस्ट्री डिलीवर करेंगे अभी। मतलब जैसे होता है पिक्चर के अंदर एक कत्ल हो गया तो ढूंढो कैसे हो रहा है, तो उसके ऊपर ये पिक्चर प्लान है। तो ये डिफरेंट है, मतलब हमने ऐसी की नहीं है पिक्चर, पंजाबी ऑडियंस ने देव के साथ ऐसा देखा नहीं, तो ये ऐसा कुछ एक फील है। ओके। वैसे डायरेक्टर जो होता है वो ही इज द लीडर ऑफ अ टीम, तो आप किस तरह से अपने आप को डील करते हैं, अपने जो टीममेट्स हैं उनके साथ जो है एक लीडरशिप में कैसे आप अपने आप को दिखाते हैं? क्योंकि ये बहुत एक तरह से खूबी होती है डायरेक्टर्स में कि उन्होंने पूरी टीम को, पूरे क्रू को लेके चलना है, तो क्रू बिखर ना जाए उसके लिए आपके पास क्या टैक्टिक्स होते हैं? नहीं, टैक्टिक्स तो कुछ खास नहीं होते क्या होता है कि एक टीम बन गई है, उनके साथ काम कर रहे हैं हम, वो चलता रहता है। पर फिर मुझे लग रहा है मैं हर बंदे को स्पेस देता हूँ, वो मेरे लिए है कि मैं जैसे राइटर काम करते हैं उनको पूरा टाइम देता हूँ कि आप लोग करो, तो सेम विद द एक्टर्स, तो वो बना रहता है मेरा। तो अभी क्या है ना कि अभी उस पे ऊपर मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं होती। इतनी फिल्मों के बाद आप सेट पे जाते हो, बहुत सारी चीज़ें मेरे आने से पहले ही ठीक हो जाती हैं। तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो वो पूरा बना बनाया काम मिल जाता है मुझे, तो हो जाता है वो। जैसे आप शुरू में इनिशियली जो अब जर्नी होती है ना आपकी, इनिशियल वाली जर्नी, तो उसमें वो आपको उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो एक बहुत जैसे होता है कि इनिशियली आप जैसे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म कर रहे हो, जैसे मैंने की है, तो एक मेरी पहली फिल्म थी। वो क्या होता है ना कि कमांड वाला जो होता है वो डायरेक्टर की कमांड होती है कि आपने बोला कि हाँ भाई ये कर दो और हो गया। तो जब आप एडी से सीधे डायरेक्टर बनकर आप फिल्म करते हो तो कई बार सामने बैठे रहते हो, कमांड मिलेगा, अरे कमांड देगा कौन, वो एंड ऑफ डे आपको ही देनी पड़ेगी, तो आप उठते हो। ये शुरू की चीज़ों पे होता है ये टाइप। तो उसके बाद फिर हाँ, फिर आपको पता चल जाता है कि यार ये ऐसा है कि ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी वो प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो मतलब अंदर ही होगी वो सब चीज़ें। मतलब आपके आने से पहले ही सब कुछ सेट होता है और आपने सिर्फ एक्शन कहना होता है। हाँ, मतलब मुझे देखना होता है कि क्या क्या है और कैसे है, तो बस खाली एक्शन। मनदीप जी, आपकी जैसे केमिस्ट्री बहुत अच्छी है देव के साथ, राइट? तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि नोकझोंक होने के चांसेस हो जाते होंगे या हो जाता होगा, तो फिर आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो? देखिए, मुझे लग रहा है वो मतलब वो तो चलो ऑब्वियस है, मतलब जब आप एक जगह पे काम करते हो, है ना, वो तो हो ही जाती है चीज़ें कि इसको ऐसे कर लो, मेरी तरफ से होता नहीं, इसको ऐसे करना है तो इसको ऐसे, वो चलता ही है। बट फिर भी एंड ऑफ द डे मुझे लग रहा है कि शुरू से कि एक डेकोरम जो देव ने फॉलो किया हुआ वो बहुत अच्छा है। वो कभी भी डेकोरम से बाहर नहीं जाता वो, तो उसको पता है कि डायरेक्टर है तो मतलब फाइनल कॉल मनदीप की रहेगी, वो हमेशा ही रहता है। तो उसमें इतना होता है कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं शुरू में, कैरेक्टर वो देखता है उसको कैसे प्ले करना है, मतलब कोई चीज़ हम डिफरेंट करें तो वो मुझे करके दिखाएगा, बस इसको ऐसे रख लूँ, इसको ऐसे रख लूँ, तो वो होता है कि हाँ यार इसको ऐसे कर लो, ऐसा। तो वो चलता रहता है हमारा, मतलब उसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं है कभी भी आया। तो जैसे कोई डायलॉग भी अगर चेंज करना तो उसकी तरफ से होता है यार ये मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे हो जाए, तो फिर भी उसको ऐसा लगा आपको लग रहा है तो मैं वो बोल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो यही बोलता है हमेशा कि वैसे मुझे लग रहा है इसको ऐसे कर लेते हैं, तो वो फिर मेरी और राइटर की कॉल हो जाती है कि हाँ इसको रखना है या बेटर वो है या ये है भाजी का क्या है। तो मतलब ये नॉर्मल है, मतलब ये उस चीज से काफी आगे आ गए, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप सेटलमेंट पे आ जाती होती है। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक और चीज, वैसे तो कहना ये होता है कि जो माँ होती है उसको अपने सारे बच्चे प्यारे लगते हैं, और ऐसे डायरेक्टर को जो है अपनी सारी मूवीज ही अच्छी लगती है। तो लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपकी खुद की डायरेक्ट की हुई सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है, जिसको आप सोचते हैं कि आपके दिल के नजदीक है और ये मुद्दा आप वाकई समाज को दिखाना चाह रहे थे? देखिए, मुझे लग रहा है ये वैसे टफ है चूज करना वैसे तो, अगर देखा जाए। फिर भी मैं बोलूंगा कि डाका द मुंडा जो 1 हमने की थी वो बड़ी, उसका इम्पैक्ट बड़ा जबरदस्त आया था, रिस्पॉन्स मतलब जो होता है ना कि मतलब उसका ना जो मतलब उस जोन की पहली फिल्म थी शायद वो, मतलब पहली बार हमने ऐसा कुछ प्लान कर रहे थे, क्योंकि अंदर से हम लोग भी डरे हुए थे जब वो पिक्चर रिलीज की कि यार क्या होगा।
उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो एंड उसका होता था ना पिक्चर का क्लाइमैक्स वाला, तो जैसे ही उसका एंड आता तो मतलब ऑडियंस बहुत साइलेंट बाहर निकलती थी थिएटर में से, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। तो 2-3 बार तो मैं जब देखा तो मैंने बोला यार ये तो गई पिक्चर है ना, मतलब बैठ गई। उसका कारण ये था कि हमें लग रहा कि शायद लोगों पर वो अंदर से हिला देती थी आपको, तो इतना हिल के बाहर आप जाते हो तो बहुत साइलेंट बाहर जाते हो आप। फिर बाद में पता चला कि जो लोग देख के गए तो इनका उनका असर ऐसा हुआ, फिर फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ मतलब वो सारी चीज़ें हुई। तो मतलब वो एक था, मुझे लग रहा है वन ऑफ द बेस्ट वो है मुझे लग रहा है। और दूसरा, जितनी बार मेरी देव से बात हुई है तो वो लगता है कि उसको डीएसपी देव बहुत पसंद है। तो अभी मैंने बहुत देर के बाद चैनल पे आ रही थी पिक्चर देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मुझे लग रहा है ये 2 फिल्में हैं जो अच्छी हैं। बाकी मुझे लग रहा है अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स बेटर होंगे, इससे भी बेटर जी होंगे। जी बिल्कुल, और हम यही उम्मीद करते हैं और कि आपके प्रोजेक्ट्स जो है आगे, मतलब एक टेक्नोलॉजी कहते हैं ना कि एडवांस टेक्नोलॉजी, उस तरह से Sure, आपकी sure. जो मूवीज हैं वो भी एडवांस ही होके चलें जब भी कोई नया मुद्दा लेके आए। और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी उन मूवीज से जरूर सीखें, और वो सीखते भी हैं तभी वो मनदीप बेनीपाल के फैंस हैं। ओके, अगर हम बात करें आपके कुछ पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ की, तो आप किस तरह से उस चीज़ को हैंडल करते हैं? क्योंकि जैसे हमारी आपसे बात हो रही थी ऑफ कैमरा कि आप काफ़ी मीटिंग्स में जाते हैं, आपका कुछ ना कुछ, आप हमेशा ऑन रोड रहते हैं, कभी किसी से मीटिंग पे, कभी किसी से एक्टिंग की बात, कभी किसी से डायरेक्शन की बात। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं ऐसे इतनी बिजी शेड्यूल में? देखो मुझे लग रहा है कि ठीक है, वो अभी सॉर्टेड है चीज़ें, अभी वो प्रॉब्लम नहीं है मुझे लग रहा है मैरिज में, मतलब घर के जो है सारी चीज़ें ठीक है। तो मीटिंग्स का ऐसा है कि मुझे मिलने में एक तो 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक तो नए लोग मिल जाते हैं, जैसे कोई बंदे मुझे फॉलो कर रहा है, कोई राइटर मुझे फॉलो कर रहा है, कोई एक्टर मिलना चाहता है, तो एक तो नए लोगों से मुलाकात हो जाती है, कुछ चीज़ें समझ में मुझे आ जाती हैं या कुछ उनको मैं समझा देता हूँ, है ना। तो वो भी एक मेरा एक स्ट्रेस बस्टर भी है एक तरीके से, कि लोगों से मिलता रहता हूँ मैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि मुझे मिलना बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगला बहुत ज़्यादा बिजी नहीं होना चाहिए मैं। तो मैं भी अक्सर करता हूँ कि जैसे मुझे कभी कॉल है तो मैं ये बोलता हूँ कि यार व्हाट्सअप पे मुझे आप मैसेज छोड़ दो, तो फिर मैं बताता हूँ आपको कब क्या करना है। तो व्हाट्सअप आता रहता है, तो कभी ना कभी हो जाता है कि हाँ, जैसे कई बार ऐसा भी कोई दिन होता है जैसे मुझे लग रहा है कि आज मैं फ्री हूँ, तो मैं कहीं बैठा हूँ, तो मैं बोलूँ कि आज मुझे सब मीटिंग्स करनी है। तो मैं फिर एक जगह बैठ के जो लोग मिलने वाले होते हैं सबको पूछता हूँ कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ, तो उनको बोला कोई इवनिंग में मिल रहा है, कोई डे में मिल रहा है, कुछ भी है, तो फिर वो पूरा दिन मैं मीटिंग में निकाल देता हूँ कि 5-7 लोगों से मिलना है मुझे, तो आज मिल लेता हूँ मैं। तो ऐसा भी हो जाता है। बहुत बढ़िया अंदाज है, और शायद इसीलिए इसी को कहते हैं पब्लिक रिलेशन, इसी से आपकी जो है आगे अच्छी पब्लिक रिलेशन रहती है। मनदीप जी, एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में कि आज सिंगिंग में जो है एक सिंगर ने अपना एल्बम रिलीज किया, नेक्स्ट डे उसकी मूवी रिलीज हो रही है, तो सिंगिंग और एक्टिंग ये दोनों जो है रोल प्ले किए जा रहे हैं। तो हमारा जो खास जो आर्टिस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं गुमनामी की राह पे चल पड़े हैं, तो उनको, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि जो एक उम्दा कलाकार है वो कहीं ना कहीं इस कश्मकश में जो है पीछे रह चुका है? देखो मुझे लग रहा है बेसिकली जो फिल्म है वो एक बेसिकली इट्स मतलब एक्टर्स मीडियम। तो ऐसा नहीं है कि हर सिंगर एक्टर नहीं होता, पर हमारे पास ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं जो कि बहुत कमाल के एक्टर हैं, राइट। तो अगर कोई बंदा एक गाना हिट होता है ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने फिल्में आई हैं लेकिन वो नहीं कर पाए कुछ। तो देखिए एंड ऑफ द डे ऑडियंस ने डिसाइड करना होता है, तो ऑडियंस डिसाइड करती है, उनकी पिक्चर नहीं चलती तो या उनको दोबारा फिल्में नहीं मिलती, तो उनका मतलब वही है कि दे आर गुड सिंगर में भी, तो बट एक्टर वो नहीं है। तो मुझे लग रहा है सोच समझ के आनी चाहिए, या फिर उनको पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट, आपसे बात करके मनदीप बेनीपाल जी बहुत अच्छा लगा, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं आपकी आने वाली फिल्मों के लिए, और हम दर्शकों को भी यही कहेंगे कि रुतबा आने वाली है और इस रुतबे को और रुतबा दीजिए। आप अपने नज़दीकी सिनेमा थिएटर्स में जाइए और इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि मनदीप बेनीपाल जी की मूवी जो होती हैं कुछ हटकर होती हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और फिर अगली बार एक और नई शख्सियत के साथ हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक आप देखते रहिए द ब्लैक आर्ट स्टूडियो।